Hello dear students, welcome to AEC Plus digital platform of advanced engineering classes। SSC जेई, RRB जेई और ऑल ओवर इंडिया हो रहे AE जेई एग्जाम्स के लिए हमने प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जिसका नाम है आगाज। और ये आगाज है आपके माइंड से TCS पैटर्न के डर को हटाने का। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए सीरीज लाई गई है बिल्डिंग मटेरियल की 10 क्लासेस, आज 10वीं क्लास है, 9 क्लास हम कर चुके हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल में आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट का पहला पोर्शन है। हम इससे पहले सीमेंट, लाइम और मोटार के क्वेश्चंस कर चुके हैं, लगभग 9 क्लासेस में ले चुका हूं। आज 10वीं क्लास एग्रीगेट से हम शुरू करेंगे। क्लियर? एग्रीगेट के क्वेश्चंस नाउअडेज बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं आपके एग्जामिनेशन में, तो आप ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है, उठकर बैठ जाओ सबसे पहले और कॉपी पेन उठा लो। जो मैं लिखने बोलूंगा उसको लिखते जाना, क्योंकि यहां पर बिल्डिंग मटेरियल में कंटेंट की बहुत महत्वपूर्णता है। क्यों इंपॉर्टेंट कंटेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां पर आर्बिट्री क्वेश्चंस बनने लगे हैं। टीसीएस कहीं से भी सवाल उठाता है, तो हमने टीसीएस के पैटर्न को एनालाइज करके आपके पास वो सारा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश की है इस पूरी सीरीज में, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और ज्यादा से ज्यादा चीजें जो रिमोट हैं आपके लिए उन तक आप पहुंच पाओ। क्लियर? चलिए तो हम शुरू करेंगे अपना सेशन। आप लिखते जाना और रिवीजन आप करके आए होंगे, मैं मान के आया हूं या चल रहा हूं, क्योंकि आप अपने फ्यूचर के लिए आप तो सीरियस हो, मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप तो कर ही रहे होगे। चलिए पहला क्वेश्चन एग्रीगेट का क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द परसेंटेज पासिंग फॉर ऑल इन एग्रीगेट ऑफ 20 mm नॉमिनल साइज फॉर 40 mm IS सीव डेजिग्नेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब अच्छा इसलिए देखो, अच्छा किस लिए, अच्छा इसलिए क्योंकि आर्बिट्री सवाल है, डायरेक्ट कोड में टेबल दी हुई है। अगर आपको वैल्यूज पता है तो भाई साहब बहुत आसानी से सवाल आप टिक करोगे, चले जाओगे। लेकिन ये वैल्यूज याद रख पाना उतना संभव नहीं है, पर सवाल तो इससे बनने लगे हैं। एग्रीगेट के चैप्टर में ऐसे सवाल बनने लगे, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है? परसेंटेज पासिंग की बात कर रहा है, ना कि परसेंटेज रिटेन्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? परसेंटेज पासिंग। एक सीव है, मैंने बताया कि सीव है, सीव यानी छलनी, उसमें भी कोई भी आपने एग्रीगेट डाला जो परसेंटेज पास हो गया उसकी बात कर रहा। ओके, कैसे एग्रीगेट की, ये इंपॉर्टेंट है। ऑल एन एग्रीगेट, ये मैं बड़े से कवर कर रहा हूं इसको। ऑल एन एग्रीगेट अगर लिखा हो तब आपको ये वैल्यूज याद रखनी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है? किसमें? ऑल एन एग्रीगेट। किसके लिए? 20 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट की, और 40 mm किसकी? सीव की साइज। 40 mm किसकी साइज है? IS सीव की साइज है। 40 mm की किसकी साइज है? IS सीव की साइज है। सीव वहां लिखा है, मैं यहां लिख देता हूं। क्लियर? तो आपको सवाल समझ में आया। 40 mm IS सीव से जब 20 mm का एग्रीगेट डालोगे, ऑल इन एग्रीगेट, कोई सा भी एग्रीगेट, तब परसेंटेज पासिंग क्या होगा? कॉमन सेंस का सवाल, कॉमन सेंस। 40 mm की सीव मतलब होल कितना? 40 mm का, एग्रीगेट की साइज 20 mm, तो कितना पास हो जाएगा सर? 100% पास हो जाएगा। तो यहां तो आपका कॉमन सेंस से सवाल हो जाएगा कि ये 100% सवाल हो जाए, मतलब 100% पास हो जाएगा, परसेंटेज पासिंग। क्लियर है? चलिए आपको और क्या याद रखना है, ये वैल्यूज हैं। डायरेक्ट मैंने कोड से ये टेबल उठाई है, आपके पास ये टेबल होनी चाहिए। लिख तो लो, एटलीस्ट अपने पास रख लो, कॉपी में ये सब आपके पास होनी चाहिए। तो याद कैसे करोगे? ये सीव्स की साइज है, नीचे से चालू करो। क्या? 150 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, फिर उसका 4.75 mm, 20 mm, 40 mm और 80 mm, ये सीव की साइज है। ओके, इसके बाद मैंने क्या दिया? 40 mm नॉमिनल साइज। देखो पढ़ना क्या है, ये किसके लिए है? ये टेबल ऑल इन एग्रीगेट ग्रेडिंग के लिए है। किसके लिए है? ऑल इन एग्रीगेट ग्रेडिंग के लिए। पहली तो बात ये, परसेंटेज पासिंग की बात कर रहे हैं फॉर ऑल इन एग्रीगेट के लिए। परसेंटेज पासिंग क्या है? क्या दूसरी चीज क्या याद रखनी है? दूसरी चीज याद रखनी है 40 mm नॉमिनल साइज की वैल्यूज हैं, और ये 20 mm नॉमिनल साइज अगर एग्रीगेट की दे देता तो उसके लिए ये वैल्यूज होती। आपको सीव की ग्रेडिंग क्या दे दी है? ये सीव की ग्रेडिंग आपको दे दी है 150 माइक्रोन, 600 माइक्रोन, 4.75 mm, 20 mm, 40 mm और 80 mm। अब देखो 80 mm में तो 100% पास हो जाएगा 40 mm का।
40 mm में 95 से 100%। अब 40 mm का एग्रीगेट तो 40 mm से 95 से 100% प्रोबेबिलिटी है पास होने की। 20 mm से 45 से 75% पास होगा। 4.75 mm सीव से 40 mm का एग्रीगेट 25 to 45% पास हो सकता है। 600 माइक्रोन सीव से 8 से लेके 30% एग्रीगेट पास होगा। 150 माइक्रोन से 0 से 6% एग्रीगेट पास हो सकता है अगर उसकी हम सीविंग करेंगे। सिमिलरली 20 mm में देखो, 20 mm में यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है 80 mm के लिए। 40 mm में से 20 mm का तो 100% पास हो जाएगा सर, हो जाएगा। अब देखो 20 mm में 95 से 100%। अब देखो 40 mm का एग्रीगेट, 40 mm की सीव, तो 95 से 100% प्रोबेबिलिटी है परसेंटेज पासिंग की। सिमिलरली 95 से 100% 20 mm का 20 mm की सीव के लिए हो जाएगा। 30 से 50 किसके लिए 4.75 mm। 10 से 35% किसके लिए 600 माइक्रोन के लिए, 0 से 6% किसके लिए 150 माइक्रोन के लिए। ये सब वैल्यू पता होनी चाहिए। ये सवाल आपसे पूछा गया कि 40 mm में सीव, क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं देखना। आपसे पूछा गया 40 mm सीव, 40 mm सीव के लिए कितना 20 mm का एग्रीगेट पास हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो आपने आंसर लगाया सर 100%। क्या आंसर लगाया आपने सर 100% पास हो जाएगा। बात समझ में आई। मैं ध्यान इसको जोर क्यों दे रहा हूं इस सवाल पर, मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि भाई ये सवाल पूछे जाने लगे हैं आजकल। क्लियर। ये टेबल आपके पास होनी चाहिए। कॉमन सेंस से भी सवाल हो सकता है और एक बार ध्यान से पढ़ लोगे तो याद भी रह जाएगा। अब देखो दूसरी टेबल क्या है, ये है कोर्स एग्रीगेट के लिए। किसके लिए है ये कोर्स, वो थी ऑल इन एग्रीगेट के लिए, ये है टेबल कोर्स एग्रीगेट के लिए। अब कोर्स एग्रीगेट में भी क्या, परसेंटेज पासिंग फॉर सिंगल साइज्ड एग्रीगेट ऑन नॉमिनल साइज। ठीक है, ये क्या है, परसेंटेज पासिंग फॉर ग्रेडेड एग्रीगेट ऑफ नॉमिनल साइज। तो इसका मतलब क्या, ये है सर सिंगल साइज्ड के लिए, ये है सिंगल साइज्ड एग्रीगेट, और ये है किसके लिए, ग्रेडेड एग्रीगेट के लिए। अब ग्रेडेड एग्रीगेट में ये साइजेस दिए हैं 63 mm, 40 mm, 20 mm, 16 mm, 12.5 mm, 10 mm, 40, 20, 16 और 12.5। ये आपको दो टेबल अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं ये वैल्यूज। क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पर ये अलग अलग वैल्यूज दी हैं। ठीक है, ये मैं बीच से लेता हूं थोड़ा। क्लियर। तो ये आपको अलग अलग वैल्यूज दी हैं। ये 20, ये आपके पास सीव की साइजेस दे दी, तो ये आपको एक बार रीडिंग कर लेनी है या फिर अपने पास लिख तो लेना, एक बार लिख लेना, टाइम निकाल के एक बार पूरी टेबल लिख लोगे तो आसान हो जाएगा। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टेबल तो बहुत बार पूछी जाने लगी। किसके लिए है, ये है सर फाइन एग्रीगेट के लिए। किसके लिए है ये है फाइन एग्रीगेट के लिए ये टेबल है। क्लियर है। चलो, ये है फाइन एग्रीगेट के लिए। ओके, इसको भी मैं ऐसे डबल पैक कर दे रहा हूँ। फाइन एग्रीगेट के लिए टेबल है, ये दी हुई है साइज। कई बार इससे तो सवाल भाई साहब बनते ही बनते हैं। जोन वाइज क्लासिफिकेशन किया गया है परसेंटेज पासिंग का। क्लियर, जोन वाइज क्लासिफिकेशन किया गया परसेंटेज पासिंग का, इससे तो सवाल बहुत बनते हैं। ये आपको याद होनी चाहिए, ये टेबल तो 100% याद होनी चाहिए। क्लियर है। तो मैंने आपको ऑल एन एग्रीगेट जो बार बार पूछा जा रहा है, कोर्स एग्रीगेट की, और ये सबसे ज्यादा बार ये पूछा जाता है, फिर ऑल इन एग्रीगेट का, फिर कोर्स, ये सीक्वेंस है पूछने का। तो ये टेबल तो याद होनी ही चाहिए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूं। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद तो ये सब करना ही पड़ेगा। ठीक है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू व्हेन डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विथ IS 2386 फॉर द एग्रीगेट टू बी यूज्ड इन कंक्रीट फॉर स्पिलवेज। वो बोल रहा है किससे रिलेटेड सवाल है। अब देखो सवाल में क्या है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू की बात कर रहा है, किसकी, ACV, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। अब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट किसके लिए होता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए होता है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल पर जब आप ग्रेजुअली क्या लगाओगे, लोड लगाओगे, तो वो किस पर फेल कर जाएगा, और इस चीज को पता करने के लिए क्या किया जाता है, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट किया जाता है। क्या करोगे, आपने एक ढेर लिया, किसका, जो भी कोर्स एग्रीगेट है, उसको 12.5 mm सीव से पास कराया, पास हो जाना चाहिए और रिटेन हो जाना चाहिए 10 mm की सीव पर।
क्या 12.5 mm सीव पर क्या पास होना चाहिए और रिटेन हो जाना चाहिए 10 mm की सीव पर। ओके, यहाँ पर रिटेन हो गया, 10 mm की सीव पर रिटेन हो गया। अब इसको आपने एक स्पेसिमेन में 3 लेयर्स में भर लिया, 1 2 3 लेयर में भर लिया। हर लेयर को 25 ब्लोज दिए, हर लेयर को क्या दिए, 25 ब्लो दिए। यहाँ पर फिर आपने क्या किया, आपने 4 टन 4 टन पर मिनट 4 टन पर मिनट का लोड लगाया। और कब तक लगाया, जब ये लोड 40 टन का ना हो जाए। अब इसके बाद 40 टन के लोड तक जाने तक क्या हो जाएगा, एग्रीगेट की क्रशिंग हो जाएगी। एग्रीगेट की क्रशिंग हो जाएगी। अब सवाल बनता है क्या, सवाल ध्यान से सुनना। एग्रीगेट की क्रशिंग होने के बाद हमने इसको वेट कर लिया W1। एग्रीगेट की क्रशिंग होने के बाद हमने वेट कर लिया W1। फिर हमने इसको पास कराया। ये सवाल बनता है किस सीव से पास कराते हो, 2.36 mm सीव से आपने पास कराया, 2.36 mm सीव से पास कराया। जो भी पास कर गया उसका वेट लिया क्या आपने, W2। जो भी पास कर गया उसका वेट लिया W2। अब एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कैसे निकालोगे, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू होता है W2 अपॉन W1 इंटू 100। W2 अपॉन W1 इंटू 100, ये हो गया आपका एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये वैल्यू सरफेस कोर्स के लिए, किसके लिए, कहां लिखूं मैं, यहां लिखता हूं। ये वैल्यू एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू सरफेस कोर्स के लिए, कोई भी सरफेस कोर्स का काम हो, सरफेस कोर्स बोल दो या फिर वियरिंग कोर्स बोल दो, क्या बोल सकते हो इसको आप, और वियरिंग कोर्स, और क्या बोल सकते हो, वियरिंग कोर्स के लिए ये वैल्यू एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%। और अदर देन दिस वर्क, इसके अलावा कोई भी वर्क हो, फॉर एग्जांपल बेस कोर्स की बात करें, अगर पेमेंट की बात कर रहे हैं तो बेस कोर्स के लिए दिस वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40%। तो अदर देन दिस क्या 40%, आप कुछ भी हो सरफेस कोर्स या वियरिंग कोर्स के अलावा, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू 45% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछा था, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40%। सो आंसर विल बी डी। क्लियर बात है। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू 45% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसके लिए, स्पिलवे के केस में। तो स्पिलवे लिख दिया, कुछ भी लिख दे आपको अदर देन दिस में, बहुत सारी क्राइटेरिया हैं। तो ये अब देखो 30% से तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसमें, सरफेस कोर्स या वियरिंग कोर्स में। अब दूसरा ऑप्शन बचता है 45%। कई क्राइटेरिया हैं लेकिन ये दो ऑप्शंस ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप 45% पर टिक लगाकर आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है। तो क्रशिंग टेस्ट क्या होता है, कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया और ये लिख के भी मैंने दे दिया है। ये सीव याद रखना, या ये सीव याद रखना, पूछा जाता है 2.36 mm सीव। अब ये सीव्स तो सारे उस टेस्ट में यूज होगा, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू कर लो या फिर एग्रीगेट किसकी बात कर लो आप, अब्रेशन वैल्यू या फिर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, कुछ भी करो तो यहां से पास करा के तो एग्रीगेट लाना है। फिर जब इसमें पास कराओगे फिर कहीं पर आ जाएगा 1.18 mm सीव यूज होना है, कहीं पर 2.36 mm। तो एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू में 2.36 mm सीव से पास कराते हैं, ये याद रखना, ये सवाल पूछा जाता है। और साथ ही साथ क्या, किसके लिए ये द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स एग्रीगेट, किसकी कंप्रेसिव लोड लगाओगे, स्ट्रेंथ कोर्स एग्रीगेट की, ये बताता है। क्लियर। अब एग्रीगेट अब्रेशन वैल्यू पूछता है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू पूछता है, मैंने आपको लिख के दे दिया। तो अब एग्रीगेट अब्रेशन टेस्ट में क्या है, कौन कौन से टेस्ट, डेवल अब्रेशन टेस्ट, डोरी अब्रेशन टेस्ट और लॉस एंजलस अब्रेशन टेस्ट होता है। लेस देन इक्वल टू 50%, और क्या लिख सकते हो आप, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%, किसके लिए, बेस कोर्स के लिए। सरफेस कोर्स हो या इसको और क्या बोल सकते हो, और मैंने अभी लिख के बताया वियरिंग कोर्स, क्या वियरिंग कोर्स, तो वियरिंग कोर्स हो, कुछ भी हो, तो ये वैल्यू 30% से ज्यादा नहीं होती किसी भी केस में। आपने अभी ACV यहां लिख दे रहा हूं, एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू सरफेस कोर्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%, जो ऊपर अभी पढ़ा के आया, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 30%, ऐसे लिख दो, या लेस देन इक्वल टू 30% ऐसे लिख दो, वन एंड द सेम थिंग। क्लियर है। तो मशीन कौन सी यूज होती है, बेस कोर्स में शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50%, एग्रीगेट अब्रेशन वैल्यू। क्लियर। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू क्या बताता है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40%, बेस कोर्स की बात चल रही है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40%, कब, जब बिटुमन रोड हो, एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35% जब WBM का रोड हो। सरफेस कोर्स में तो सेम है, और यहाँ पर ACV शुड नॉट बी ग्रेटर देन 45% बेस कोर्स के लिए, अभी मैंने आपको बताया था। क्लियर है। तो ये तीन वैल्यूज आपको याद रखनी है, एक जगह टेबल में ये सब लिख लेना, एक जगह टेबल में ये सब आप लिख लेना। ओके।
ओके चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अदर टेस्ट फॉर रोड एग्रीगेट, सारी वैल्यूज एक जगह लेके जाओ, बार बार मैं मेहनत करता ही नहीं। देखो फ्लैकीनेस इंडेक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15%, ओके। एलोंगेशन इंडेक्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15%। क्या रिस्पेक्टिव टेस्ट रिजल्ट्स हैं? फ्लैकीनेस इंडेक्स एग्रीगेट के लिए 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एलोंगेशन इंडेक्स 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंगुलरिटी नंबर 0 से 11 के बीच में। साउंडनेस इंडेक्स, अगर मैग्नीशियम सल्फेट के कारण साउंडनेस है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 18% साउंडनेस इंडेक्स। अगर सोडियम सल्फेट के कारण साउंडनेस है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 12%, या फिर लेस देन इक्वल टू 18%। जैसे ही याद करना हो आप याद कर लेना। वाटर एब्जॉर्प्शन वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.6% से ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए किसका? एग्रीगेट का। स्ट्रिपिंग वैल्यू शुड नॉट बी ग्रेटर देन 25%। स्ट्रिपिंग वैल्यू जो आप टेस्ट करोगे तो 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने सारी चीजें एक जगह आपको लिख के दे दी हैं, एक बार में आप इनको एक जगह लिख लेना अपनी कॉपी में। क्लियर? मैं साइड इसलिए हो जाता हूं, आप लिख लो। ओके आगे बढ़ता हूं, अब आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आज ज्यादा स्लो चल रहा हूं क्या मैं? चलो देखो बढ़ाते हैं स्पीड। According to IS 102622019 है, द कंक्रीट हैविंग 10 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। कौन सा आईएस कोड है? आईएस कोड है आपका 102, आईएस कोड है आपका IS 102622019 और 10 mm नॉमिनल साइज है एग्रीगेट की। नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है। हैव द एयर कंटेंट की बात कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसकी बात कर रहा है? सवाल बना है एयर कंटेंट का। यही तो खेल करता है टीसीएस। आप मैक्सिमम चीजें पढ़ते जाते हो किसके लिए? मैक्सिमम चीजें आप पढ़ते जाते हो किसके लिए? किसके लिए पढ़ के जाते हो? आप वाटर कंटेंट के लिए पढ़ के जाते हो। वाटर कंटेंट की चीजें रटा दी गई हैं कॉपी में। एयर कंटेंट पूछ लिया तो मैक्सिमम एयर कंटेंट पूछ रहा है किसके लिए? 10 mm एग्रीगेट के लिए। तो देखो 10 mm एग्रीगेट के लिए मैक्सिमम एयर कंटेंट होता है, मैक्सिमम एयर कंटेंट होता है 1.5% ऑफ वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। 1.5% ऑफ वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। 10 mm एग्रीगेट, 20 mm एग्रीगेट और 40 mm एग्रीगेट। क्लियर है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट ये लिखा। इस वॉल्यूम कितना परसेंट जाएगा? 1.5% ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 20 mm के लिए कितना? 1%, और 40 mm के लिए 0.8% है। याद रखना ये वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के है, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का 1.5%, 0.8%। ये साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए। अभी 10 mm का पूछ लिया तो 1.5% पे लगा दिया, 20 40 कुछ भी पूछेगा आप टिक लगा सकते हो। ये लिख के दे दिया भाई। एप्रोप्रिएट वे में मैंने आपको अप्रोक्सीमेट एयर कंटेंट टेबल आईएस कोड की उठा के दे दी, अपने पास ले लेना। क्लियर है? क्लियर है। चलो अभी वाटर कंटेंट का भी पूछता है। तो 10 mm एग्रीगेट के लिए 208 लीटर वाटर चाहिए। 20 mm एग्रीगेट के लिए 186 लीटर वाटर चाहिए। 40 mm एग्रीगेट के लिए 165 mm। अब देखो साइज जहां जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वाटर कंटेंट कम, क्योंकि सर्फ साइज बढ़ने से सरफेस एरिया कम होता जाता है, तो वाटर कंटेंट उतनी ही वर्केबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कम लगेगा। क्लियर? तो 10 के लिए 208 लीटर, 186 लीटर 20 mm के लिए और 165 लीटर 40 mm के लिए। याद रखना। अब ये वैल्यू किसके लिए दी गई है? ओनली फॉर एंगुलर शेप एग्रीगेट के लिए है। और स्लंप की वैल्यू जब 25 से 50 mm हो तब ये वैल्यूज होंगी किसके लिए? 10 20 और 40 mm के लिए। कैसा एग्रीगेट है? सिर्फ और सिर्फ एंगुलर एग्रीगेट, और स्लंप की वैल्यू 25 से 50 mm हो तब लगाना है ये वैल्यूज। ये टिक। क्लियर है? अब जब वैल्यूज चेंज होंगी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर देखो एवरी इंक्रीज ऑफ स्लंप, वो स्लंप की वैल्यू कितनी? 25 से 50 mm है, और अगर स्लंप की वैल्यू इससे ज्यादा 25 mm इंक्रीज होती है तो इंक्रीज कर दो वाटर कंटेंट की वैल्यू बाय 3%। अगर आपने 208 किसके लिए लिया है? 10 mm के लिए, 20 mm के लिए लिया है। कितना आपने 185 और 165 किसके लिए लिया है? 186 और 165 किसके लिए लिया है? 40 mm के लिए। ये वैल्यू 3% बढ़ा दोगे अगर स्लंप की वैल्यू 25 से 50 ना होके 25 mm इंक्रीज कर गई है। क्लियर है? ओके। सिमिलरली सब एंगुलर एग्रीगेट के लिए ग्रेवल विथ क्रश्ड स्टोन, ये कंडीशंस अगर आ जाती हैं तो ये वेरिएशन आपको करना है, आपको याद रखना पड़ेगा। आप पढ़ते हो प्लास्टिसाइजर में 5 से 10% डिक्रीज कर देते हो वाटर कंटेंट, सुपर प्लास्टिसाइजर में 20 से 30% डिक्रीज कर देते हो सेम वर्केबिलिटी देने के लिए। तो ये सब वैल्यू आपको वाटर कंटेंट के रिगार्डिंग, ये सब वाटर कंटेंट का एडजस्टमेंट है। किसका? वाटर कंटेंट का एडजस्टमेंट है। ये सब याद रखना है। तो एयर कंटेंट क्लियर, वाटर कंटेंट यहीं पर क्लियर। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द परसेंटेज पासिंग फॉर
और ऑल इन एग्रीगेट बहुत ही सिमिलर सवाल। ऑल इन एग्रीगेट वही, परसेंटेज पासिंग बताना है। अभी क्या है 40 mm साइज है, वहां पर 20 mm साइज थी। अब यहाँ पर 4.75 mm क्या है, सीव है, IS सीव की 4.75 mm क्लियर है। वहां तो हमने 20 mm साइज को 40 mm सीव से पास कराया, कॉमन सेंस लगाया, 100% पास हो जाएगा तो 100% पर आंसर लगा दिया। लेकिन अभी अब 40 mm का एग्रीगेट और 20 mm सीव से पास कराना, तो ये तो भाई अब टेबल पता होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा, वाह यार ये क्या हो जाता है, 25 से 45 mm, नहीं यार परसेंटेज होगा ये, कुछ भी लिखते हैं परसेंटेज। ओके, ये नहीं होगा, ये परसेंटेज होगा। क्लियर है। तो 25 से 45% क्या हो जाएगा, परसेंटेज पास हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये नहीं परसेंटेज होगा। ये मैंने फिर से टेबल लगा दी। तो देखो 40 mm साइज 20 mm से जाएगा, तो 20 mm से जाएगा तो देखो 20 mm 40 mm कहाँ आ रहा है, ये उल्टा सीधा हो रहा है, रुको, ये इससे मैच करेगा, ये क्लियर है, ये इसका है, ये 1 मिनट रुको, सॉरी ये थोड़ी पूछा है, ये पूछा है 4.75 से, तो ये देखो 4.75 40 mm और 25 से 45 होगा। क्लियर बात है, तो यही पूछा था, तो मैंने आपको बता दिया। टेबल तो पहले भी नोट आप कर चुके होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि which of these should be the maximum total quantity of dry aggregate by mass per 50 kg of cement required to be taken as the sum of the individual masses of fine aggregate and coarse aggregate for M15। क्या M15 क्या हो रहा है यार, M15 क्लियर है M15 पता नहीं क्या ही हो जाता है। M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो अभी देखो क्या सवाल में पूछा, बहुत प्यारा सवाल। 50 केजी एक बैग का सीमेंट है, उसमें अगर M15 ग्रेड का अगर आप कंक्रीट यूज कर रहे हो तो आपको कितना केजी क्या लगेगा, एग्रीगेट लगेगा, दोनों मिला के, फाइन और कोर्स मिला के। तो देखो ग्रेड ऑफ एग्रीगेट क्या है आपके पास, ग्रेड ऑफ एग्रीगेट है आपके पास M20 M15 M10 M15 क्या हो रहा है, रुको, M10 और M7.5 क्लियर, ये है ग्रेड ऑफ एग्रीगेट आपके पास। ओके, तो इसके लिए देखो आपको कितना 250 केजी पानी लग जाएगा। क्लियर है, सॉरी 250 केजी एग्रीगेट, टोटल एग्रीगेट कोर्स प्लस फाइन एग्रीगेट दोनों का वेट बता रहा हूं मैं केजी में। M15 के लिए कितना लग जाएगा, M15 के लिए 330 केजी लग जाएगा। M10 के लिए कितना लग जाएगा, 480 केजी लग जाएगा। और 47.5 के लिए 625 केजी आपके पास क्या लग जाएगा, इसके बाद आपको क्या लग जाएगा, वेट ऑफ एग्रीगेट लग जाएगा। तो ये सब याद रखना। आपसे अभी क्या पूछ लिया, अभी ये पूछ लिया, तो आप आंसर लगाओगे सी। क्लियर है। चलिए ऐसे ही वैल्यूज ये सब आपके पास लिखी होनी चाहिए, ये मैंने सिस्टमेटिक वे में लिख के दे दी, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि द एब्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ मिनरल एग्रीगेट यूज्ड फॉर कंक्रीट मेकिंग इज यूजुअली measured using which of the following test method। तो अब्रेशन रेजिस्टेंस किसकी बात आ रही, कीवर्ड क्या है हमारा, अब्रेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, मिनरल एग्रीगेट अब्रेशन रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। कैसे निकालोगे, अब्रेशन वैल्यू टेस्ट करोगे। कैसे निकालते हो, 3 टेस्ट, डोबल अटरेशन टेस्ट, ठीक है, सॉरी डेवल अटरेशन टेस्ट, डोबल अबरेशन टेस्ट, और तीसरा लॉस एंजलिस टेस्ट करोगे। तो देखो ली चैटलियर टेस्ट नहीं, ये तो साउंडनेस के लिए होता है, सीमेंट की साउंडनेस के लिए होता है। लॉस एंजलिस टेस्ट यस, आईजेड टेस्ट गलत, माइक्रो डेवल टेस्ट नहीं। तो ये कौन सा टेस्ट, लॉस एंजलिस टेस्ट आप इसके लिए करोगे। क्लियर है। तो देखो लॉस एंजलिस टेस्ट करोगे तो आईएस कोड क्या है अब्रेशन टेस्ट के लिए, IS 383/1970 अब्रेशन वैल्यू टेस्ट करते हो। क्लियर। द मैक्सिमम अब्रेशन वैल्यू कितनी, अभी मैंने बताया था 50% और 30% किसके लिए, सरफेस कोर्स के लिए। अभी देखो अब्रेशन वैल्यू शुड नॉट बी मोर देन 50%, वही लिखा है। क्लियर।
अभी देखो तीनों टेस्ट, डेवल एट्रीशन टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट कर सकते हो? डेवल एट्रीशन टेस्ट कैसे करोगे ये मैंने कर लिख के दे दिया। डोरी अब्रेशन टेस्ट, इससे सवाल क्या बनता है, ये कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए यूज होता है। क्या कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए क्या यूज होता है? डोरी अब्रेशन टेस्ट यूज होता है। ये सवाल बनता है कैसे निकालोगे कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस? कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस निकालने के लिए क्या करोगे आप? ये फॉर्मूला CH बराबर 20 माइनस लॉस ऑफ वेट इन ग्राम्स अपॉन 3, लॉस ऑफ वेट इन ग्राम अपॉन 3 ये करना है आपको। मैंने टेस्ट परफॉर्म क्या होता है ये बता दिया, कैसे परफॉर्म करना है एक बार ये पढ़ लेना आप। कौन कौन से टेस्ट होते हैं उसका ओवरव्यू मैंने दे दिया है। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस 20 माइनस लॉस ऑफ द वेट इन ग्राम बाय 3, डायरेक्ट फॉर्मूला टिक लगाने के लिए भी आता है और न्यूमेरिकल भी इस पर बनते हैं, ठीक है। चलिए लॉस एंजल्स टेस्ट, यही आपको मैंने बताया, यही आपको आंसर टिक करना है। किसके लिए है? आप अब्रेशन रेजिस्टेंस टफनेस, एग्रीगेट की टफनेस भी इसमें पता चल जाती है, अब्रेशन रेजिस्टेंस भी इसमें निकाल सकते हो। क्लियर है? ये मैंने आपको एक जगह लिख के सारी चीजें दे दी हैं। आप क्या करना, आप एक बार इसको रीडिंग कर लेना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 पर मैं चलता हूं। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट एस्टिमेट्स द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ अ डेलेटेरियस, डेलेटेरियस का मतलब होता है हानिकारक। क्या होता है इसका मतलब? हानिकारक। इनमें से कौन सा टेस्ट बता रहा है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ हानिकारक एक्शन बिटवीन सीमेंट और एग्रीगेट? इनमें से कौन सा टेस्ट हानिकारक एक्शन बताता है किसके बीच में? सीमेंट और एग्रीगेट में, यही पूछा है। तो माइक्रोडेवल टेस्ट नहीं सर, ये नहीं बताता, ये तो एब्रेशन वैल्यू वगैरह बताता है। ये एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ये तो टफनेस के लिए होता है। मोटार बार टेस्ट, यस, रैपिड मोटार बार टेस्ट हो, मोटार बार टेस्ट हो, केमिकल टेस्ट हो, ये सब टेस्ट किसको बताते हैं? ये केमिकल इफेक्ट्स ऑफ डेलेटेरियस इफेक्ट बिटवीन सीमेंट एंड एग्रीगेट बताते हैं। लॉस एंजल्स वैल्यू ये तो एब्रेशन वैल्यू की बात करता है। तो देखो मोटार बार मेथड, केमिकल मेथड, पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन, रैपिड मोटार बार टेस्ट, कॉन्क्रीट प्रिज्म टेस्ट, ये पांचों टेस्ट, कॉन्क्रीट प्रिज्म टेस्ट, रैपिड मोटार बार टेस्ट, पेट्रोग्राफिक एग्जामिनेशन, केमिकल मेथड और मोटार बार मेथड, ये सब यूज होता है केमिकल इफेक्ट बताने के लिए सीमेंट और एग्रीगेट का जब रिएक्शन होगा। क्लियर है? चलिए ये देखो माइक्रोडेबल, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, लॉस एंजल्स वैल्यू, एक बार और इनका यूज बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द टाइप ऑफ एग्रीगेट इन विच द लीस्ट लेटरल डायमेंशन शुड बी लेस देन 0.6 टाइम्स द मीन डायमेंशन आर कॉल्ड। अभी देखो दो टाइप के एग्रीगेट आप पढ़ते हो, एक पढ़ते हो फ्लैकी एग्रीगेट, एक पढ़ते हो एलोंगेटेड एग्रीगेट। ये जनरली पढ़ते हो आप, सवाल बहुत सारे आते हैं तो आज सीख के जाओ। क्या फ्लैकी का मतलब क्या? अगर कोई एक डायमेंशन, एग्रीगेट के 3 डायमेंशन होगा, लेंथ विड्थ डेप्थ, कोई भी या थिकनेस बोल दो, तो कोई एक डायमेंशन 2 डायमेंशन के अपेक्षा बहुत छोटा होगा, उसको बोलते हैं हम फ्लैकीनेस, उस वर्ड को बोलते हैं फ्लैकी। क्लियर है? अब लीस्ट डायमेंशन, इसमें क्या क्राइटेरिया है? डी लीस्ट, लीस्ट, और क्या बोल सकते हो? डी मिनिमम। डी बोले तो डायमेंशन, लीस्ट माने सबसे छोटा जो डायमेंशन है, अगर वो लेस देन है, ये लेस देन है किससे? 0.6 टाइम्स ऑफ 6 टाइम्स ऑफ किसके? मीन डायमेंशन के, जो मीन डायमेंशन तीनों का मीन लिया उससे। या फिर क्या लिख सकते हो? 60% ऑफ मीन डायमेंशन से क्या है? कम है, उसको क्या बोलोगे आप? उसको बोलोगे आप फ्लैकी एग्रीगेट। क्लियर है? आज यही सीख के जाओ, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। एलोंगेटेड का मतलब क्या? सर एलोंगेटेड का मतलब है कोई एक उसकी लेंथ अगर 3 डायमेंशन हुए, लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ, या थिकनेस, लेंथ अगर दोनों डायमेंशन से बहुत ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं? एलोंगेशन। उस शब्द को यूज किया एलोंगेशन। अब कितना ज्यादा है? अब जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन है उसका जो डी ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट, ठीक है, और लार्ज भी बोल सकते हो, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डायमेंशन है, डी फॉर डायमेंशन, इट अगर ज्यादा है किससे? 1.8 टाइम्स ऑफ डी मीन बोल दो, मीन डायमेंशन के, या और क्या बोल दो? 180% ज्यादा है किससे? मीन डायमेंशन से, तो उसको बोला जाता है एलोंगेटेड एग्रीगेट। क्लियर है? यहां बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो फ्लैकी किसके लिए एक्सप्लेन किया गया? फ्लैकी सर एक्सप्लेन किया गया है
डी मिनिमम डायमेंशन 0.6 डी मीन से कम, और एलोंगेट मतलब मैक्सिमम डायमेंशन 1.8 डी मीन से ज्यादा। इसको और कैसे लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, 3/5 डी मीन भी लिखा आता है सवाल में, याद रखना। 3/5 को सॉल्व करोगे तो 0.6 आएगा, इसकी जगह 6/5 लिखा आता है। क्या, दूसरे कलर से लिखता हूं मैं, इधर कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो। 6/5 भी लिखा आता है इसमें, किस में लिखा आता है, जब 6/5 नहीं, 6/5 नहीं, कितना 1.8 डिवाइडेड बाय 10 करो, कितना हो जाएगा, तो 9/5, कितना 9/5, कितना, और क्या लिखा आ सकता है इधर, और क्या लिखा आ सकता है, 9/5, क्लियर है। 9/5 टाइम्स ऑफ डी मीन, क्लियर, डी मीन यहाँ पर लिखा आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, आंसर लगा के आना है आपको, क्लियर। 1.8 लिखा आ जाए या 9/5 लिखा आ जाए, बात एक ही है, क्लियर। चलिए, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी, फ्लैकी एग्रीगेट। ओके, अब देखो, एग्रीगेट इज सेड टू बी फ्लैकी, क्या होता है, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी। फ्लैकी मींस हैव लेस थिकनेस, फ्लैकी का मतलब होता है थिकनेस कम, एलोंगेटेड मींस हैविंग मोर लेंथ, ठीक है। चलिए, अब देखो, ये सारी चीजें हैं, कितने टाइप के एग्रीगेट होते हैं, राउंडेड एग्रीगेट, स्फेरिकल, इसमें परसेंटेज वॉइड कितना, ये सवाल पूछा जाता है, 32 से 33% परसेंटेज वॉइड। राउंडेड एग्रीगेट वर्केबिलिटी ज्यादा, स्ट्रेंथ कम। फिर आता है इरेगुलर और पार्टली राउंडेड एग्रीगेट, इधर क्या परसेंटेज ऑफ वॉइड, ये भी सवाल पूछा गया है, 35 से 37% वॉइड रहेंगे, इसकी वर्केबिलिटी भी खराब है, और कंपेयर्ड टू राउंड एग्रीगेट इसकी वर्केबिलिटी खराब है, क्लियर है। एंगुलर एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट में परसेंटेज वॉइड मैक्सिमम होते हैं, ये सवाल पूछा गया, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वॉइड 38 से 45% होता है इसमें मैक्सिमम, इसकी वर्केबिलिटी लेस, स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा देगा। फ्लैकी एग्रीगेट, एलोंगेटेड एग्रीगेट मैंने आपको बता दिया, फ्लैकी एंड एलोंगेटेड मतलब क्या, फ्लैकी एलोंगेटेड मतलब क्या, देखो, व्हेन द एग्रीगेट लेंथ इज लार्जर देन इट्स विड्थ, अब देखना, इसका मतलब है लेंथ इज ग्रेटर देन विड्थ इज ग्रेटर देन हाइट, इज हाइट और थिकनेस से ज्यादा हो, तो ऐसे इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम फ्लैकी एंड एलोंगेटेड एग्रीगेट। ये तीनों टाइप के एग्रीगेट कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं किए जाते हैं। चलिए, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हेन द फाइन एग्रीगेट इज मॉइस्ट, volume batching is not considered as good method for proportioning because of, तो फाइन एग्रीगेट क्या है, अगर मॉइस्ट है मतलब फाइन एग्रीगेट गीला है, तो होता क्या है, देखो देखो ध्यान से सुनो, क्या कोहेजन लेस सॉइल, सैंड में, सैंड हो गया कोहेजन लेस सॉइल बोल दो, क्या इसमें क्या रहता है, दो पार्टिकल्स के बीच में अगर थोड़ा सा पानी आ जाता है तो यहाँ पर अपरेंट कोहेजन जनरेट हो जाता है। सॉइल का कॉन्सेप्ट है, अपरेंट कोहेजन कैसे जनरेट होता है, ये देखो, यहाँ पर क्या लगेगा, मेनिस्कस फॉर्म होता है, मेनिस्कस फॉर्म हुआ तो सरफेस टेंशन लगेगी, सरफेस टेंशन लगी, सरफेस टेंशन क्या करेगी, यहाँ पर सरफेस टेंशन कंप्रेशन जनरेट कर देगी, दो ये पास करेगी, सरफेस टेंशन पानी के ऊपर लग रही है, पास करेगी किसके ऊपर, सॉइल के ग्रेन के ऊपर, सॉइल के ग्रेन के ऊपर क्या लगाएगा, ये कंप्रेशन लगाएगा, कंप्रेशन लगाएगा, तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे के पास आना चाहेंगे, ये तो सैंड कोहेजनलेस सॉइल है, लेकिन दोनों पार्टिकल एक दूसरे के पास रहना चाहते हैं, तो क्या जनरेट हुआ, अपरेंट कोहेजन, आभासीय कोहेजन जनरेट हुआ, जिस कारण से क्या हुआ, आभासीय कोहेजन जनरेट होता है, जिस कारण से अगर आपने सॉइल को लूजली डंप करते हो, सॉइल के मटेरियल को जब आप लूजली डंप करते हो तो ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना चाहते हैं, ये सेटल नहीं होते, इनको जनरली सेटल हो जाना था क्योंकि आपने उसको फेंक दिया, डंप कर दिया, लेकिन ये सेटल नहीं होते, ऐसे 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 क्या बना लेते हैं, ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और जब ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है वॉइड्स का, ये देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम वॉइड इंक्रीज हो जाता है, तो आपको थोड़े से भी, कितना मॉइस्चर में, 4 से 5% के मॉइस्चर में क्या हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, इंक्रीज्ड वॉल्यूम मिल गया, कितना इंक्रीज्ड वॉल्यूम मिल गया आपको, 20 से 25% वॉल्यूम इंक्रीज मिल जाता है, 4 से 5% अगर आप क्या देते हो, पानी आप डालते हो, तो उससे क्या होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, तो वॉल्यूम मतलब बल्किंग हो जाती है किसकी, सैंड की, तो कोहेजनलेस मटेरियल की बल्किंग हो गई, उस कारण से वॉल्यूम ज्यादा मिला, तो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं हो पाता, इसलिए हम हमेशा चाहेंगे
कि वॉल्यूम बैचिंग ना की जाए। वॉल्यूम बैचिंग कहाँ की जाती है सर? वॉल्यूम बैचिंग प्रेफर की जाती है जब आपको नॉमिनल मिक्स, कौन सा मिक्स लाना हो? नॉमिनल मिक्स बनाना हो, नॉमिनल मिक्स बनाना हो। क्लियर है? 20 mm या उससे कम का मिक्स। अगर वेट बैचिंग करनी पड़ेगी, कब वे बैचिंग आप करोगे? कब? जब आपको डिजाइन मिक्स बनाना हो, क्योंकि वॉल्यूम मिक्स में तो क्या हो रही है? बल्किंग ऑफ सैंड की प्रॉब्लम है, और क्या उससे क्या हो जाता है? वॉल्यूम ज्यादा मिल रहा है तो इनएप्रोप्रिएट या इनएक्यूरेट आपको क्या मिलते हैं? रिजल्ट्स मिल रहे। तो वेट बैचिंग कब करोगे? जब आपको डिजाइन मिक्स बनाना हो। ये भी सवाल पूछा जाता है, लिख लेना। क्लियर? देखो आपको मैंने पूरा बैचिंग क्या होता है, वेट बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग, सब कुछ मैंने एक जगह लिख दिया। क्या लिखा है? द वॉल्यूम ऑफ द मॉइस्ट सैंड इज लूज कंडीशन वेज मच लेस, मच लेस नहीं भाई, मच मोर देन द सेम वॉल्यूम बाय ड्राई सैंड बिकॉज ऑफ बल्किंग। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना, ये मैंने आपको एक जगह लिख के दे दी। यहाँ पर आपको वेट बैचिंग के बारे में बता दिया। ये डिजाइन मिक्स में यूज होगी वेट बैचिंग, और वो वॉल्यूम बैचिंग किसमें? नॉमिनल मिक्स में यूज होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? फॉर गिवन वाटर कंटेंट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज गुड इफ एग्रीगेट यूज्ड आर। एग्रीगेट जो आप यूज कर रहे हो तो क्या वर्केबिलिटी गुड होगी? तो वर्केबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग वर्क। वर्केबिलिटी क्या है? ईज ऑफ डूइंग वर्क। देखो आपके पास पानी की मात्रा, पानी नीला नीला बनाएंगे, रुको, पानी की मात्रा अगर आपके पास इतनी ही है, इतनी ही पानी की मात्रा है, वॉल्यूम आप कंपेयर करना है एंगुलर को, राउंड को, या डिफरेंट टाइप ऑफ एग्रीगेट को आपको कंपेयर करना है, तो एक चीज बेस सेम लेके चलना पड़ेगा। हमने पानी की मात्रा सेम रखी, हमने दो प्रकार के एग्रीगेट लिए, एक लिया एग्रीगेट कैसा? राउंडेड, और एक एग्रीगेट लिया कैसा? एंगुलर एग्रीगेट ले लिया हमने, एंगुलर एग्रीगेट ले लिया। क्लियर है? अभी आप बताओ सरफेस एरिया ज्यादा किसका सर? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका कम, सरफेस एरिया इसका ज्यादा। देख सकते हो सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका कम है, तो इतने ही पानी से ये ज्यादा हर तरह से इसकी सरफेस को वेट कर देगा, ज्यादा वेटिंग यहां मिलेगी। तो वेटिंग क्या हो जाएगी? इसकी वेटिंग ज्यादा, वेटिंग ज्यादा, क्योंकि सरफेस एरिया कम है। इसकी वेटिंग क्या हो जाएगी सर? वेटिंग इसकी क्या हो जाएगी? कम होगी, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, पानी तो इतना ही है, तो इससे वेटिंग ज्यादा, तो इसका मतलब क्या? इसकी वर्क एबिलिटी ज्यादा, इसकी वर्क एबिलिटी कम। लेकिन इसमें एंगुलर एग्रीगेट में स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग अच्छा बना लेगा, ये इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग अच्छी बना लेगा। क्योंकि सर ये देखो खांचे हैं तो यार बॉन्डिंग बहुत अच्छे से बन जाएगी, सरफेस एरिया इसमें ज्यादा है, बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, लेकिन वर्केबिलिटी कम होगी, क्योंकि उतने ही पानी में कम एरिया वेट हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या? फॉर अ गिवन वाटर कंटेंट वर्केबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट इज गुड इफ एग्रीगेट यूज्ड आर राउंडेड एग्रीगेट। क्लियर है? कोई भी और एग्रीगेट में इतनी ज्यादा वर्केबिलिटी नहीं होती जितनी राउंडेड एग्रीगेट में मिलती है। ये सब आपको ऐसे ही लिख के दे दिया। क्लियर है? चलिए ये होता है सेशन समाप्त। थोड़ा लंबा सेशन हो गया, लेकिन बहुत सारी जानकारियां एग्रीगेट के बारे में जो 100% पूछी जाती हैं, सवाल के माध्यम से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। सब कुछ मैं कवर करना चाहता हूं, क्योंकि आपके पास कुछ भी ना छूटे, कंटेंट पूरा का पूरा जाए। इसलिए आप रिवाइज करना, जो जो लिखने बोला है लिख लेना। अपने भविष्य की अगर चिंता है तो लिखते ही जाना जो चीज मैं बोलते जा रहा हूँ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में आप मिलेंगे। अभी देखो ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर एक बात बताइए कि मैं अभी फ्रेशर हूं, मैं कैसे अपनी तैयारी शुरू करूंगा? तो उनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अभी आप अगर फ्रेशर हो तो आप अभी सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करो, सिविल इंजीनियरिंग पर फोकस करो। पूरी सिविल इंजीनियरिंग आपको विजय बैच में मिल जाएगी, आप वहां जाइए, अपनी तैयारी पक्की करिए, फिर लग जाइए किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे कि अगर आप एसएससी जेईई 2024 को फोकस कर रहे हो तो बैच 1 लॉन्च है, इसमें पूरी सिविल इंजीनियरिंग नॉन टेक्निकल सब कुछ पढ़ाया गया है। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रहार बैच लॉन्च है। अगर आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो तो तेजस बैच लॉन्च है। नॉन टेक्निकल की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, जीके जीएस मैथ्स रीजनिंग कंप्यूटर सब कुछ आपको नॉन टेक महापैक में मिल जाएगा। क्लियर? अब टारगेट बैच हमारे एप्लीकेशन पर लॉन्च किया गया, जिसमें क्या किया गया? जिसमें पूरा कंटेंट सिविल इंजीनियरिंग नॉन टेक्निकल सब कुछ थॉरली पढ़ाया गया है, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट, छोटी से छोटी चीज कवर की गई, टाइम देके सब कुछ पढ़ाया गया है, बहुत ही ज्यादा हेल्प
हेल्पफुल आपको होने वाला है। अभी देखिए क्वेश्चन कैसे करें सर, आप एक बात बताइए सर कि हम पढ़ लेते हैं, हमने PYQ लगा लिया लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उनके लिए हमने क्या किया, अभ्यास बैच लॉन्च किया जिसमें 5000 प्लस क्वेश्चन है जो जेई के लिए फोकस्ड है। एई जेई दोनों के लिए अगर जो फोकस्ड है तो अभ्यास प्लस बैच है जिसमें 8000 प्लस क्वेश्चन, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के सवाल, TCS पैटर्न पर जोर दिया गया। स्टेट लेवल सर्विसेज में जो ESE और गेट के छोटे छोटे सवाल डायरेक्ट पूछे जाने लगे हैं तो वो क्वेश्चंस इसमें डाले, आपकी प्रिपरेशन को सुदृढ़ करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल सीरीज बनाई गई, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्लियर। तीसरे टाइप का स्टूडेंट कहता है कि सर रिवीजन और करा दो, स्पून फीडिंग तो चली रही है, तो देखो उनके लिए हमने फास्ट ट्रैक बेस लॉन्च किया, लगभग 3 महीने के समय में पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल हम पढ़ा देंगे, कम समय में रिवीजन हो जाएगा। हमने कम समय कैसे किया, कॉन्सेप्ट डिलीट एक भी नहीं किया, बस नोट मेकिंग टाइम आपका कम कर दिया प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स देकर। क्लियर है। चलिए, अगर आपको एक सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, सिर्फ एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट से प्रिपरेशन अधूरी है, तो आप एक सब्जेक्ट भी सब्सक्राइब करो, पूरा मत लो, बिल्कुल नहीं कहता कि पूरा लो, एक सब्जेक्ट भी आप सब्सक्राइब कर लो और पढ़ाई करो, कंप्लीट करो प्रिपरेशन, लग जाओ एग्जाम के पीछे। क्लियर है। चलिए, ये सब कहाँ मिलेगा, ये सब मिलेगा AEC प्लस एप्लीकेशन पर, ये मिलेगा AEC प्लस एप्लीकेशन पर, ये मिलेगा, ये AEC प्लस एप्लीकेशन मिल जाएगी गूगल प्ले स्टोर पर, आपको मिल जाएगी। क्लियर। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, कमेंट्स में डाउट्स पूछना है और बताना है कि और क्या आपको चीजें चाहिए। क्लियर है। चलिए, ये सब बातें हुई, रिवीजन कर लेना, ये सब चीजें लिख लेना, यही इंपॉर्टेंट सार है। ओके। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के बीच में शेयर करना है, आपको ये सब चीजें शेयर करिए। क्लियर है। और नोटिफिकेशन की घंटी बजा लेना, जिससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, जाग जाओगे टाइम पर, लेक्चर देख पाओगे। क्लियर। सो दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय।